नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जबकि हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास को लेकर के आया हूँ। देखो, मैंने संवैधानिक इतिहास प्रारंभ किया था, यानी कि संविधान का पूरा ही सिस्टमेटिक ढंग से जो एक श्रृंखला स्टार्ट की थी जीरो से, उस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या होता है? इससे पहले हम लोग कौन कौन से अधिनियम पढ़ चुके हैं? तो 1919 का जो था मार्ले मिंटो चर्च स्पोर्ट सुधार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, उसमें क्या होता है? और 1909 में ये दोनों ही अधिनियम क्या थे? संप्रदाय के आधार पर धार्मिक, यानी कि भारतीयों को जो धर्म था, हिंदू और मुसलमान, इन लोगों को किस तरीके से पृथक किया जाए, अलग किया जाए, इसके आधारित था ये कानून, अधिनियम बनाया गया। अब देखिएगा कि 1935 में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक खूबसूरत मोटिवेट शेर है कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। ना तो हिम्मत हारनी है और ना ही हारने दूसरों को देनी है। तो हौसला बनाए रखिएगा और जीत तो हम जाएंगे एक ना एक दिन। मेहनत बस संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष चलता ही रहेगा। तो जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक संघर्ष ही चलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग संविधान में जो भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास था उसको प्रारंभ किया था, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए एक अधिनियम प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्या अधिनियम है, इसमें क्या चीजें हैं? देखिएगा, भारतीय संविधान में जो हम लोगों के भारतीय संविधान में जो मूल अनुच्छेद है वो कितने हैं? 395 है। 395 में 95 अनुच्छेदों में 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम, यानी सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभाव पड़ा है। और जबकि ये 1935 अगर पूछ लिया जाए, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा अधिनियम था जो प्रस्तावना विहीन था, तो प्रस्तावना विहीन बेटा यही अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम जो है वो प्रस्तावना विहीन अधिनियम, ठीक है। 1919 की जो प्रस्तावना थी उसी को टैच कर दिया गया। तो आइएगा हम लोग नए अधिनियम को प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे साथ में भी। तो आइए डालते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो जैसा कि इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में क्या किया गया था? संघीय व्यवस्था। देखो, संघ दो तरीके का होता है, एक अमेरिका वाला जो संघ होता है उसे फेडरल बोलते हैं, और एक अपना होता है यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि एक राज्य और केंद्र दोनों एक दूसरे से चाहकर भी अलग नहीं हो सकते हैं और एकल ही नागरिकता होती है। फेडरल में क्या होता है कि प्रांत की अलग होती है और केंद्र की अलग होती है, और दोनों एक दूसरे के एक समझौते के आधार पर बंधे होते हैं। समझौता कभी भी टूट सकता है, मगर भारत ऐसा नहीं। भारत में यूनियन चलता है, संघ चलता है। तो संघीय प्रणाली की नींव रखी गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। तो हम लोग पहला क्या कार्य किया गया था बेटा? तो इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम अधिनियम के माध्यम से भारत में संघीय प्रणाली की नींव डाली नींव डाली गई। ठीक, देखिएगा, जैसे 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है और भारत में साइमन कमीशन 1928 में आता है। जब साइमन कमीशन आता है उसके बाद में आपको पता होगा
कि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन कब-कब होते हैं? तो एक होता है 1930 में, एक होता है 1931 में, एक होता है 1932। आप लोग कमेंट करके बताएँगे कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं? हिस्सा कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं? कौन से में लेते हैं? बताइए। हाँ? और ये बताइए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? और वो बताइए जिसने अपने प्राइवेट जेट से गया था, वाहन से गया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में उसने भी हिस्सा लिया। चलो सोचना, सर्च करना, गूगल बाबा से कुछ करना, मेहनत करना थोड़ी, फिर बताएंगे, नहीं तो अगली क्लास में फिर हम बताएंगे। तो देखिएगा, नींव रखी। तो नींव रखी गई और प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था थी, प्रांतों में बेटा द्वैत शासन व्यवस्था थी, वो समाप्त की गई और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को ये क्या कर दिया गया? एक यहाँ पर पिछली बार पेट में क्वेश्चन आया था। पेट में कब आया था? जब इससे पहले वाले पहले में आया था कि किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई। ये क्वेश्चन आया, हमें याद है क्योंकि हम भी उसी में देने गए थे, तब पता चलता। ठीक है, तो द्वैत शासन व्यवस्था 1919 वाले अधिनियम में लागू की गई थी और यहाँ पर 1935 वाले में द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों में समाप्त होगी और केंद्र में लागू। प्रांतों में समाप्त की जाएगी, समझ में आया? प्रांतों में समाप्त होगी और केंद्र में लागू। ठीक है, तो द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों में शासन व्यवस्था समाप्त की गई। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त की जाती है। याद रखा, चल ही लेता है, ही पी ली, ही पी ली। समाप्त की गई। यहाँ तक बात समझ में आई? तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। फटाफट करिएगा शेयर। ठीक है, हाँ। अब वहीं पर दूसरी बात क्या कहेगी? दूसरी बात बेटा क्या कहेगी? केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था, हाँ, शुरू की गई। हाँ, प्रांतों में क्या किया? केंद्र प्रांतों में समाप्त, केंद्र में शुरू हो जाती है। और केंद्र और राज्यों के यानी कि केंद्र के जो और केंद्रों के जो विषय थे उनको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया जाता है। 3 सूचियां बना दी जाती, जैसे आज भी संविधान में बेटा 3 सूचियां हैं। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। देखिएगा, केंद्र के विषयों को केंद्र के विषयों को संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, क्या बात है, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सूची ठीक में बांट दिया।
दिया गया। ये 3 सूचियों में जो केंद्र के पास जो केंद्र सरकार के पास में जो विषय थे, उनकी शक्तियों को यानी कि उनके विषयों को 3 सब्जेक्टों में विषयों में डिवाइड कर दिया जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आज भी बेटा यही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। अब देखिएगा संघ सूची में जो विषय होंगे वो कैसे होंगे, देश के बहुत महत्वपूर्ण विषय होंगे, देश के महत्वपूर्ण विषय, जैसे रक्षा हुआ, वित्त हुआ, जैसे बैंक हुआ, है? परमाणु ऊर्जा हुआ, रेलवे हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, ये सारे हैं विषय हुए। तो ऐसे लिख देते आज। और राज्य सूची में राज्य सरकार के राज्य सरकार राज्य सरकार के विषय होंगे। सरकार, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य। अगर समवर्ती सूची की बात करेंगे हम लोग तो शिक्षा को किस में रखा गया है? आज के समय की बात करेंगे, पहले तो ये संघ सूची राज्य सूची का विषय था। तो शिक्षा आज के समय में वर्तमान में किसमें है? ये वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान में समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा। ठीक है, तो जो जिसमें विषय होंगे वो उसी पे कानून बनाएगा, देख रेख करने का काम, पूरी जिम्मेदारी का काम कौन करेगा? अगर संघ सूची में जो भी विषय आएंगे तो वो सब केंद्र सरकार के अधीन होंगे, उसी पर वो काम करेंगे। राज्य सूची में जो भी विषय आएंगे वो राज्य सरकार करेगी। ठीक, तो ये किया गया। कमेंट करके बताओ भाई, दिख रहा है, आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, देखना जरा। ठीक है, 1937 में क्या किया गया? संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की भारत में व्यवस्था की गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। क्या किया गया कि 1937 में 1937 में संघीय न्याय की स्थापना की गई। 1937 संघीय न्यायालय की क्या किया गया? स्थापना की गई। ठीक है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी पूरे देश के मामलों को लास्ट स्टेज पर कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट सुनता है। तो उसके बाद क्या किया गया? 1937 में 1935 के अधिनियम में कहा गया कि हम भारत बर्मा भारत से अलग होगा। 1937 में 37 में भारत से बर्मा, यानी कि आज के समय में वर्तमान में इसे क्या बोला जाता है? म्यांमार। म्यांमार भारत से अलग हुआ। भारत से बेटा अलग हो गया। बर्मा कब भारत से अलग हो जाता है? 1937 में। अगर अधिनियम पूछा जाए तो 1935 के अधिनियम में बात कहेगी कि बर्मा भारत से अलग बनेगा, अलग राज्य देश बनेगा। ठीक, 1937। अब क्या होता है कि 1900 इसी अधिनियम में क्या किया गया? आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का गठन कब किया गया? 1935 में किया गया। तो आरबीआई का, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना की गई। की गई आरबीआई की
स्थापना की गई। बात यहाँ तक मेरी लाल समझ में आई है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आरबीआई की स्थापना कब होती है? हाँ, और बात समझ लीजिएगा कि 1935 का अधिनियम था, मगर ये लागू कब किया गया? तो लागू याद रखना, लागू कब होता है? लागू कब होता है? 1900 1936 ईस्वी में यह अधिनियम लागू। 1936 1936 में यह अधिनियम लागू किया गया। 1936 में क्या किया गया? ये अधिनियम लागू होता है। ठीक, इस आधार पर क्या किया गया? 1937 में आम चुनाव कराए। ठीक, इस क्या किया गया? चुनाव होते 1937 में, इस आधार पर क्या किया गया? इस आधार पर 1937 में 1937 में चुनाव किए गए गए हैं, जिसमें इसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली। सफलता मिली और सरकार बनाते हैं। 6 स्टेटों में इनकी सरकार बन जाती है। सरकार बनी। ठीक, 1937 में, और कितने दिनों तक चली ये सरकार? तो सरकार याद रखना 28 माह तक चली। कितने माह तक चली? तो ये सरकार चली बेटा 28 माह तक। 28 माह तक सरकार चली। ठीक, 28 माह तक ये सरकार चलती है। उसके बाद में जिस दिन ये सरकार इस्तीफा देती है, सरकार गिर जाती है, ठीक है, चाहे सरकार चली जाती है कब? 1939 में। अक्टूबर 1939 में क्या होती है? सरकार हट जाती, यानी कि सरकार चली जाती है। तो अक्टूबर 1939 को कांग्रेस सरकार चली जाती है। कांग्रेस सरकार चली जाती। और जब ये कांग्रेस सरकार मेरे बच्चे चली जाती है, उसी समय क्या किया जाता है? सरकार के गिरने पर क्या किया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को क्या किया जाता? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये अच्छा पॉइंट है, और नोट करके लिखना, नोट करके मेरे बच्चे लिखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकार गिरने पर कितने, देखो मुस्लिम लीग वाले कितने प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, सरकार के गिरने पर 22 दिसंबर को लिख लेते हैं हम, या नोट करके लिख लो। सरकार के गिरने पर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। देखो कितने नालायक। सरकार सत्ता से हट जाती है, गिर जाती है, यानी सरकार कांग्रेस की नहीं रहती है, तो जब 22 दिसंबर 1939 को क्या किया जाता है कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक, तो ये हमारे 1935 के अधिनियम के बारे में था। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ। तो ये पॉइंट जो है, ये अक्सर कर पॉइंट पूछा जाता है कि
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाई? तो 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में बेटा मनाया। ठीक, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, करते हैं रिवाइज। देखिएगा कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में क्या होता है, संघीय प्रणाली की नींव रखी जाती है और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ होगा और प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन क्या होगा, प्रारंभ होगा और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। और केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था होगा उसमें विषयों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो 3 सूचियों में डिवाइड किया गया है। एक संघ सूची के विषय होंगे, एक राज्य सूची के होंगे, एक समवर्ती सूची के होंगे। जो देश के महत्वपूर्ण जो विषय होंगे वो किसमें होंगे, तो संघ सूची में होंगे। जिसमें केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी, संशोधन कुछ भी करना होगा। राज्य सूची में राज्य सरकार के अधीन जो भी विषय होंगे उनको रखा गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है और 1937 में ही क्या किया जाता है, भारत से बर्मा अलग होता है और आरबीआई का गठन भी इसी में होता है। ठीक, हाँ, 1937 में चुनाव होता है और कुल कितने महीनों तक सरकार रहती है, तो याद रखना 28 माह। 28 माह तक सरकार चलती है और सरकार गिर जाती है। ठीक, यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे, बेटा अगला। अगला क्या है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940। हाँ, इस अगस्त प्रस्ताव में क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 1940 में, यानी 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में अगस्त प्रस्ताव भेजा। ठीक, कब भेजा इन्होंने, याद रखना, ये भेजा बेटा 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने भारत में अगस्त प्रस्ताव भेजा। आपको जानना चाहिए कि 1940 में भेजा। आपको पता होगा दूसरा वर्ल्ड वार कब प्रारंभ होता है, तो दूसरा वर्ल्ड वार कब होता है, 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को होता है। और ये शुरू करने वाला कमेंट करके बताओगे कि कौन, किसने सबसे पहले शुरू किया था और किस पर आक्रमण किया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में चपकाओ भैया कि सबसे पहले किसने शुरू किया था, कौन ऐसा शख्स था जिसने बिगुल बजा दिया था द्वितीय विश्व युद्ध है। तो ये 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ होता है और ये जाकर के 1945 में जाकर के समाप्त होगा। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय देखो प्रथम विश्व युद्ध में जब हुआ था तब भी अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों ने बहुत मदद की थी, है सेना में भर्ती के लिए। गांधी जी को क्या बोला गया, सार्जेंट, भर्ती वाला सार्जेंट भी बोला गया। खूब घूम घूम के बहुत सैनिकों को एडमिट भर्ती करवाया था, फौजी बनाए है। उसके बाद में क्या किया गया कि 1940 जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब भी ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से कि हम ये भी भारतीय भी हमारा सपोर्ट करें और बिना पूछे है झोंक दिया जाता है, भारत को भी शामिल कर लिया जाता है। और इसी चक्कर में क्या किया, कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देती, सरकार सत्ता से हट जाती है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, फिर जब अगस्त प्रस्ताव आया उसमें उसने क्या कहा कि जिसमें युद्ध की समाप्ति जैसे होगी, युद्ध समाप्त होगा तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को स्वराज और संविधान सभा संविधान सभा का आप गठन कर सकते हैं और स्वराज की आप स्थापना कर सकते हैं। स्वराज की स्थापना आप कर सकते हैं। स्वराज कैसे स्थापना, अपना संविधान बना सकते हैं। जब युद्ध समाप्त होगा तब हम ये करने के लिए आप लोगों को छूट दे देंगे। तो इन्होंने कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद में स्वराज और संविधान सभा देने की बात स्वीकारी। ठीक, क्या कहा इन्होंने, ये लॉलीपॉप बीच बीच में देते रहते थे अपने अपने फायदे के लिए। इन्होंने कहा कि इसमें
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर हम यानी भारत को स्वराज तथा संविधान सभा की गठन की स्वीकृति प्रदान कर देंगे। हाँ, कि हम संविधान सभा का भी आपको दे देंगे, भैया आप संविधान सभा का गठन कर सकते हैं और स्वराज का निर्माण कर सकते हैं, अपना स्वराज किया, स्वराज के लिए भी हमने आप लोगों से बोल दिया कि आपको स्वराज प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में हम संविधान सभा के गठन की भी बात करेंगे। मगर सभी जानते थे कि ये लोग बस चूतिया बनाना जानते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, विश्वास रहा ही ना था, क्योंकि इन्होंने बहुत कई बार विश्वासघात किया। तो अंग्रेजों पर तो बिल्कुल भारतीयों ने रत्ती भर विश्वास नहीं किया और भारतीयों ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, कर दिया। लो, कहा हम नहीं स्वीकार करते हैं, ऐसा तुम्हारा प्रस्ताव को हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आप ऐसा करें। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य कहा था कि क्या कहा था, इसे दरवाजे पर लगी जंग के समान है, यानी कि दरवाजे पर लगी जंग के समान कील कहा। देखिएगा, एक कथन इसी उपलक्ष्य पे कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य कहा था। एक कथन कहा गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के। क्या कहा था कि इसे दरवाजे पर जंग लगी कील कहा, इसे इसे दरवाजे जे पर लगी जंग की कील का। ठीक, ये बात जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात अपने इस प्रस्ताव के बारे में बोला। ठीक, याद। अब बात किसकी आती है, अब बेटा बात आती है जब ये एक इधर ये पैरेलल में चल रहा, उसी समय एक 1940 में ही क्या किया गया, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं महात्मा गांधी जी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ किया जाता तुम्हें देखिएगा क्या कहा गया इसके विरोध में, आगे लिखो या नोट करके लिख लेना, इसके विरोध में कब किया गया, 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, क्योंकि गांधी जी ने भी थोड़ा भारतीयों के प्रति विश्वास यानी कि विश्वास अपना खो दिया था। क्योंकि देखो कई बार ऐसा था कि 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया,
तो चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर में, है कई पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। उस घटना से आहत होकर के उन्होंने वो बंद कर दिया। ठीक है, तो ऐसे मौके पे जब वहां पर आजादी मिलने ही वाली थी, यानी कि अंग्रेजों की कमर टूटने ही वाली थी, तैसे ही उन्होंने क्या किया, आंदोलन को विड्रॉ कर लिया। तो कई मौके पर ऐसा समय आया जिससे भारतीयों को लगा कि स्टार्ट तो कर देते हैं, बाद में फिर अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है, तो इन पर विश्वास कम कर इन्होंने क्या किया, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह, कोई आए या ना आए, मेरा साथ ना दे, फिर भी हम अकेले सत्याग्रह करने के लिए चालू शुरू कर दिए थे। और जिसमें क्या किया गया, प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। तो प्रथम सत्याग्रह कौन थे? प्रथम सत्याग्राही कौन थे? आचार्य विनोबा, आचार्य विनोबा भावे। ठीक, आचार्य विनोबा भावे ये थे। उसके बाद में द्वितीय सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे। यानी द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? देखो, द्वितीय सत्याग्राही द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल लाल नेहरू। नेहरू, ठीक। जो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, उनके साथ में चल देते हैं। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रह की बात करेंगे तो तीसरे थे ब्रह्मा दत्त। तो तीसरे कौन थे? सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मा दत्त। ये तीन सत्याग्रही न सत्याग्रह प्रारंभ कर देते। ठीक, ये बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छी। हाँ, आराम आराम से पढ़ा रहे जिससे आप लोगों को बढ़िया से सारी चीजें समझ में आए, आप लिखते भी जाओ, समझ में भी आएगा आपको, लिखते भी जाओ। क्यों? कमेंट करके बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे तरीके से भाई समझा रहे, फिर क्या आ रहा बताइए। हाँ, अब आएगा क्रिप्स मिशन। कब आएगा? 1942 में आएगा क्रिप्स मिशन। है, उस समय वहां प्रधानमंत्री कौन था उस समय? तो ब्रिस्टन ब्रिस्टन चर्चिल था। कौन था? ब्रिस्टन चर्चिल था। क्रिप्स प्रस्ताव भेजते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। ठीक, बताइए किसी को कोई समस्या आ रही? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए। हाँ, घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। तो देखिएगा, अगले पड़ाव के लिए हम लोग अगला जो लेते हैं, क्रिप्स मिशन। ठीक है, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते दिल के करते दिन दिल करते क्या होगा? अगला क्या होगा? क्रिप्स मिशन। मिशन 1942। हाँ, क्रिप्स मिशन जब आया भारत, या प्रस्ताव क्रिप्स मिशन जब भेजा गया, तो उस समय कौन था? उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था
तो विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री, बहुत बाईहार प्रधानमंत्री था, समझे? विंस्टन चर्चिल था, ठीक, ये भी याद है। कहाँ गए भाई, जाइए जाकर के किसी तरीके समस्या का समाधान कीजिए जाकर के। तो 23 मार्च 1942 को 23 मार्च 1942 को भारत ये दिल्ली पहुंचा था, है कृष्ण प्रस्ताव। तो कृष्ण प्रस्ताव कृष्ण प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा है। कृष्ण प्रस्ताव दिल्ली कब पहुंचा? तो 23 मार्च 1942 को कृष्ण प्रश्न यहाँ पर पहुंचता, किसकी, और इस कृष्ण प्रस्ताव का अध्यक्ष कौन था बेटा? अध्यक्ष था स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स था, इसकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव आता है, ठीक। और कांग्रेस की आधिकारिक वार्ता किसके साथ होनी थी? आधिकारिक वार्ता भाई आएगा तो किसी से तो पहले बातचीत करेगा, समस्या को समझेगा कि भाई क्यों ऐसी समस्या हो रही है। प्रस्ताव आया, वहां अध्यक्षता विंस्टन चर्चिल ने प्रस्ताव भेजा कि आप जाकर के देखिएगा क्या समस्याएं हैं भारतीयों की। तो वो यहाँ पर आता है और आकर के किसी न किसी से वार्ता करेगा। तो कांग्रेस की जो आधिकारिक वार्ता किससे होती है? कांग्रेस की आधिकारिक वार्ता, आधिकारिक वार्ता कार्य से लिखते एक साथ होता कार्य। कौन थे? दो व्यक्ति थे। दो व्यक्ति कौन कौन से थे? एक का नाम था जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, और दूसरा व्यक्ति कौन था? अबुल कलाम आजाद। दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, आजाद, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने वार्ता की थी किससे? स्टेफर्ड क्रिप्स से। स्टेफर्ड क्रिप्स से वार्ता की थी और कहा गया कि युद्ध के बाद में क्या किया जाएगा कि हम तुम्हें संविधान बनाने की बात करेंगे, भारत में स्वशासन की स्थापना करेंगे, तमाम लॉलीपॉप दिए गए। तमाम तरीके से कहा गया कि युद्ध के बाद में भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों में चुने हुए और प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल। तरह तरह की बातें की गई, मगर भारतीयों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। क्या कहा गया? कहा, क्या कहा कि युद्ध के बाद, इसमें क्या प्रस्ताव में कहा गया? युद्ध के बाद, युद्ध के बाद भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। हाथ खड़ा करो भाई, कौन कौन समझ रहा है? जी सर। क्या कहा? युद्ध खत्म होने के बाद भारतीयों को क्या करेंगे? हम स्वशासन की स्थापना करेंगे। पहले का है ना, इन लोगों ने किया था।
सालों की जब फटी पड़ी थी तब इन लोगों ने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि इन्हें अगर हम नहीं ऐसी बातें करेंगे, नहीं ऐसा प्रस्ताव देंगे तो ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे। है आज भी अगर भारत चाहे इतनी जनसंख्या है तो दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। हाँ, 24 घंटे में तहस नहस करने की क्षमता भारतीय लोग रखते हैं। याद रखना, वो पावर है हम लोगों के पास, बस जगाने की है। एक बार कह दिया गया चाइना वाले के फोन नहीं यूज करेंगे, डाल फेंक देंगे, नहीं खरीदेंगे, धड़ाम से मार्केट गिरेगा जाकर। अमेरिका जो बार बार टैरिफ टैरिफ चिल्लाता नहीं था, है व्यापार भारतीयों से चलता है उनका। हाँ, समझ जाओ, हम बताते रहे, नहीं तो भारतीयों की अगर खिसक गई तो फिर समझ लो क्या होगा फिर तुम लोगों के साथ। ठीक, तो क्या किया गया कि स्वशासन की स्थापना की जाएगी और युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। युद्ध के बाद में संविधान सभा का गठन किया जाए। और क्या कहा, युद्ध के बाद, सब युद्ध के बाद ही हो रहा है, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक, कहा गया कि संविधान, युद्ध के बाद संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा या संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य होंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे, हैं प्रतिनिधि होंगे देश, है ब्रिटिश प्रांतों से चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और देशी रियासतों से प्रतिनिधि होंगे, उसमें शामिल होंगे। ठीक, क्या कहा गया, आगे देख लेते हैं। कहा गया इसमें, जिसमें जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब कुछ भी कर लो भैया, हम तुम्हारी बात नहीं माने साले, बहुत आराम है, हम तुम्हारी सुनने वाले नहीं, कुछ भी करो। कि कहा गया कि चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जो ब्रिटिश प्रांत जितने भी थे, 14 प्रांत थे उन सभी, और उसके बाद में देशी रियासतें जितनी भी थी, उस समय 562 रियासतें थी। ठीक, तो इनकी रियासतों से जो मन सदस्य होंगे वो चुन करके निर्वाचित होकर के आएंगे, ये शामिल होंगे संविधान सभा, संविधान निर्माण में, संविधान सभा में ये सारे प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये बात कही गई। ठीक, और वहीं पर मुस्लिम लीग ने क्या किया, मांग रखी थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन को, मुस्लिम लीग की जो एक मांग चल रही थी, मुस्लिम लीग की जो एक मांग चल रही थी, क्या थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन को के आधार पर व्यवस्था की जाए, मगर वो मांग को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया। ठीक, आगे देखना, मुस्लिम लीग की मांग जो जो सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित थी, उसे अस्वीकार कर दिया। तो मुस्लिम लीग खफा हो गई, मुस्लिम लीग ने भी उसका बहिष्कार किया है, और कांग्रेस ने भी बहिष्कार किया। तो भारतीयों ने क्रिप्स प्रस्ताव का क्या कर दिया, भारतीयों ने, रिजल्ट क्या रहा, परिणाम बेटा क्या रहा, तो देखो परिणाम इसका क्या रहा है, तो इसका परिणाम क्या रहेगा, परिणाम इसका क्या रहेगा, है
कृषि प्रस्ताव कृषि प्रस्ताव को कृषि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। अस्वीकार कर दे, भारतीयों ने कृषि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि ले जाओ तुम अपनी ये सारी बात, जितने भी आपके प्लानिंग है, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, हम आपकी एक भी योजनाओं पर अमल नहीं करेंगे, है सबकी सब बकवास है, आप विश्वास करने के लायक सारी योजनाएं यही रही। ठीक है, अब जब ये कृषि प्रस्ताव आया तो किसने क्या कहा, ठीक है, तो किसने क्या कहा और इसके बारे में दो तीन बातें और हम लोग नोट कर लेते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने बेटा क्या कहा, तो गांधी जी का हम जिक्र करेंगे तो बाद की तिथि का चेक कहा, बाद की तिथि का चेक कहा। ठीक, गांधी जी ने क्या कहा, कहा इसी इसी का ना प्रस्ताव को बाद की चेक की तिथि का, यानी कि बाद की तिथि का चेक कहा, बाद की तिथि का चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक का, ये तो इसकी जो चेक हमें पकड़ा ही रहे, इसकी डेट जो है एक्सपायर हो गई, ये खत्म हो गई, ये कहीं नहीं अब ये चेक बनेगी, कहीं भी बैंक में लगाओगे चेक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो बाद की चेक ये बोला गया कि भाई अब तुम ये चेक तुम्हारी रिजेक्ट हो चुकी है, इसका डेट निकल चुका है। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने कहा डूबते बैंक का चेक कहा, और किसने कहा कि नेहरू जी ने, नेहरू जी ने क्या कहा, कहा डूबते डूबते बैंक का चेक का, डूबते बैंक का चेक का, बैंक का चेक का, हाँ भैया ये तो डूबते बैंक का चेक है, तो गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, उन्होंने कहा डूबते बैंक का ये चेक है। ठीक, तो ये कहा गया, इसके विरोध में गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया इसी के विरोध, तो देखिएगा नोट करके लिख लेंगे, इसके विरोध में गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन शुरू किया, लो शुरू किया, इन्होंने इसी के विरोध में यानी कि कृषि प्रस्ताव को ठुकराते हुए इन्होंने एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आखिरी स्टेज था, कहा भाई है, महात्मा गांधी भी समझ गए और कहने लगे कि भाई अब नौजवानों को हम शांत नहीं करा सकते हैं, युवाओं को हम शांत, युवा क्रांतिकारी जो थे वो भड़क रहे थे, हैं उनके शरीर से खून उबाल मार रहा है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, किसी न किसी तरीके से वो सोचते थे कि आज मिल जाए कोई ना कोई, है धुआं धुआं कर दें सालों को। तो और अंग्रेज कह दिया, महात्मा गांधी भी समझ गए समय की नजाकत को, उन्होंने कहा ठीक खुला छोड़ दिया, कहा उन्होंने भी खुले मंच से कहने लगे डू एंड डाई, करो और मरो का नारा, करो और मारो का नारा किस आंदोलन में दिया इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में करो और मरो का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, इसी आंदोलन में इसी आंदोलन में गांधी जी ने गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था,
करो और मरो, ये क्या बात है। करो या मरो का नारा दिया। जो देखिएगा, जो अहिंसा का पुजारी था वो हिंसा पे उतर आता है। जो अहिंसा का पुजारी था वो हिंसा पर उतर आता है और कहता है डू एंड डाई, डू एंड डाई, डू एंड डाई, यानी कि डू करो और मरो का नारा गांधी जी ने दे दिया भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में। ठीक है, और इस युद्ध की समाप्ति भी लिख लेते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया गया था उसका एंड कैसे होता है। ठीक, तो अब इस समय जब 19 क्या नाम है, अमेरिका जब द्वितीय विश्व युद्ध में कूदा, उसके बाद इसने क्या किया, जापान उस समय बहुत पावरफुल, जापान पर इन्होंने 2 परमाणु बम गिराते हैं। ठीक है, तो 6 अगस्त और 8 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर ये परमाणु बम गिराते हैं। 1945 में जापान जब बुरी तरीके से तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब जाकर यानी कि अंतिम देश जो था वो आत्मसमर्पण कौन करता है, जापान करता है। जापान अंतिम देश था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया। ठीक, और किसके द्वारा गिराया गया था ये भी याद रखें। इतनी बात तो और लिखना है, इतनी बात लिखना है मेरे बच्चे। क्या किया, नोट करके लिख ले यार भाई। कब, 6 अगस्त एवं 8 अगस्त, 8 अगस्त 1945, 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गिराया जाता है। कौन कौन से 2 शहर थे, एक था हिरोशिमा, दूसरा बेटा कौन था, नागासाकी, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराता है और ये आत्मसमर्पण कर देता है। युद्ध का अंत यहीं से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत यही होता है, यानी 8 अगस्त 1945 को मान लीजिए ये द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। युद्ध का अंत होता है। समझ में आया है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में अभी आज तो चलेगा, आज तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखिएगा 1942 का हो है, भारत छोड़ो आंदोलन हो। अब होता है कि बेबल योजना, तो लॉर्ड क्या था, लॉर्ड जो वायसराय था, एक नया वायसराय बना था लॉर्ड बेबल, उसने एक योजना बनाई। उस योजना में क्या होता है, तो आइए चलते हैं, एक और डालते हैं, आज हम स्लैश को ऊपर ही करते चलते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो हेडिंग लगा लेते हैं बेबल योजना, बेबल योजना। ये बेबल योजना कब आती है, तो 1943, कब, 1943। ठीक है, तो 1943 को बेबल योजना आती है। ठीक, और बेबल योजना क्यों रखा जाता है, क्योंकि वायसराय कौन था, वायसराय लॉर्ड वेबल
लॉर्ड बेवेल था। बेवेल ने 4 जून 1945 को अपनी योजना प्रस्तुत की। कब की? देखो ये बेवेल योजना 4 जून 4 जून 1945 को अपनी योजना प्रस्तुत की। बेटा अपनी योजना इसने 4 जून 1945 में प्रस्तुत की, जिसे क्या कहा गया? बेवेल योजना कहा गया। अपनी 4 जून यानी अपनी जो इसने प्लानिंग कर रखी थी, उसको 4 जून 1945 में ये पब्लिश करता है, प्रस्तुत करता है। उस परियोजना में क्या था कि कार्यकाली में मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या करेंगे हम? हिंदुओं के बराबर होगी। इन्होंने एक लॉलीपॉप फिर थमा दिया मुस्लिम लीग को। क्या कहा गया कि कार्यकारिणी में हम मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के बराबर रखेंगे। ठीक, रखेंगे यानी कि बराबर होगी, या ऐसे करो बराबर होगी। ठीक, ये सही रहेगा, बराबर होगी। कार्यकारिणी में हम मुसलमानों की संख्या है और हिंदुओं के बराबर हम रखेंगे। जो 22 तारा की कार्यकारिणी और भारत सचिव के परिषद में जो भी सदस्यों की संख्या थी, उनको हम क्या करेंगे? हिंदुओं और मुसलमानों की दोनों की संख्या को बराबर रखेंगे। ठीक है। और द्वितीय युद्ध उपरांत हम क्या करेंगे कि भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। क्या कहा इसने कि विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। स्वयं बनाएंगे। अभी क्या हुआ? अभी तुम बहुत कुछ दोगे, तो स्वयं बनाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त होगा, उसके बाद क्या करेंगे? भारतीय जितने भी हैं मिलकर के अपना संविधान खुद बनाएंगे। ठीक, ये कहा गया। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के समान जो और क्या कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी नेता गिरफ्तार किए गए, उनको हम रिहा करेंगे। एक और बात बेटा कहिए, क्या कहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो नेता गिरफ्तार हुए हैं, हुए हैं, उन्हें हम रिहा कर देंगे। कहा है जो भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जितने भी नेता थे, उनको जो हमने गिरफ्तार किया, उनको हम क्या कर देंगे? रिहा कर देंगे, उन नेताओं को छोड़ देंगे। ठीक है। शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, और यहीं पर कहा गया है कि शिमला में बेटा क्या किया जाएगा? एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्या कहा गया कि शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, लाया जाएगा। यानी कि सभी को, मुस्लिम लीग को भी करेंगे
और जितनी भी छोटी-छोटी और कोई पार्टियाँ सभी को मिला कर के हम वह शिमला समझौते के लिए हम लोग बुलाएँगे और शिमला समझौता हो यानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाएँगे। उसमें सभी लोग, सभी देश के जितने भी संगठन हैं, उनको सबको हम बुला कर के आपसी रजामंदी होगी, बैठ कर के बात, ठीक? अब बात आती है बेटा, जब ये इन्होंने कह दिया शिमला समझौते के लिए बुलाएँगे और शिमला में एक सम्मेलन बुलाएँगे, तो फिर शिमला समझौता भी समझ लीजिएगा कि शिमला समझौता क्या किया गया और कब किया गया, ठीक है? और इसमें अध्यक्षता कौन करता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हैं? ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे भाई? हाँ? चल रहा सब सही? क्या बात है? और इधर लिखा जाए थोड़ा? चलो गौर करेंगे। अच्छा बताओ फटाफट, पानी-वानी पी लो भाई। अभी तो 1 घंटा भी नहीं, वहाँ 1 घंटा हो गया बेटा। 1 घंटा क्लास चलते-चलते हो गया। हाँ, देखिएगा, अब जो बनाएँगे हम लोग क्या करेंगे कि शिमला समझौता जो आएगा, देखिए। हुँ, हुँ। ये वाला और कर लेते हैं, शिमला समझौता को और करोगे कि शिमला सम्मेलन 1945 शिमला सम्मेलन 1945 ठीक, शिमला सम्मेलन 1945 ये शिमला सम्मेलन 1945 यानी 25 जून 1945 को ये यानी 25 जून से लेकर के 14 जुलाई यानी कि कब से कब तक होगा तो 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक ये सम्मेलन चलता है। इसका मतलब लंबा चला तक कहाँ पर ये होता है? शिमला में एक सम्मेलन, ठीक? एक शिमला में एक सम्मेलन, सम्मेलन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, एक शिमला में ये सम्मेलन हुआ और अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की अबुल कलाम आजाद, ठीक? ये क्या की अध्यक्षता किसने की? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद ने। ऐसे पूछ लेगा कि शिमला सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा होती है। गांधी जी इसमें शामिल नहीं। ये भी याद कर लेना, नोट कर लेना कि गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे। गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे। गांधी जी इसमें अगर पूछेगा ऐसे गांधी शिमला सम्मेलन में क्या गांधी जी शामिल थे तो बेटा बिल्कुल गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे। मुस्लिम लीग चाहती थी कि कार्यकारिणी वायसराय परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुसलमान सदस्य सिर्फ मुस्लिम लीग के ही चयन सिर्फ मुस्लिम लीग का ही। उसने अपनी क्या बात रखी मुस्लिम लीग ने? मुस्लिम लीग ने कौन सी बात रखी बेटा? तो मुस्लिम लीग चाहता था कि वायसराय 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 की कार्यकारिणी में सभी सभी सदस्यों का चयन मुस्लिम लीग से हो, ठीक?
मुस्लिम लीग से यानी मुसलमानों का चयन किया जाए। ऐसा हो सकता है कि जो वायसराय के कार्यकारिणी में है वो सिर्फ क्या चयन जिनका किया जाए वो मुस्लिम लीग से ही, ठीक, लीग से ही करेगी। उसके बाद जाहिर सी बात है इसमें क्या किया जाएगा कि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं होगा भैया कि सारे सदस्य तुम ही वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्ति पाओगे यानी चयन किए जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिर अंततः क्या किया गया, 14 जुलाई 1945 को वायसराय ने इसे आज ये क्या हो गया, असफल हो जाता है। यानी कि 14 जुलाई 1945 को वायसराय वेबल कौन था, है वेबल था। क्या किया गया, 14 जुलाई 14 जुलाई जुलाई 1945 को इसे वायसराय द्वारा विफल घोषित किया गया। विफल घोषित किया गया। यानी कि कोई निर्णय नहीं मान्य हुआ, ना मुस्लिम लीग ने माना, जो मुस्लिम लीग चाहती थी वो कांग्रेस नहीं चाहती थी, जो कांग्रेस चाहती थी वो मुस्लिम लीग नहीं चाहती। तो ये विफल घोषित कर दिया गया कि भैया ये सफल नहीं है, ये विफल हो गया। तो ये था। अब ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, कहाँ तक आज हम लोग आ गए कि शिमला सम्मेलन 1945 में बुलाया जाता है, बेबल योजना, भारत छोड़ो आंदोलन 1935 का अधिनियम, ठीक, अगस्त प्रस्ताव, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बढ़िया से सारी चीजों पर चर्चा कर ली गई। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, जरूर आई होंगी। है, कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग बताएंगे, अपनी राय देंगे कि कैसी रही आज की क्लास। है, ये सारी बातों को ध्यान रखना। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं यहीं समाप्त करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत और संघर्ष करते रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत और संघर्ष करते रहिएगा। इसी के साथ में आज की क्लास को लेते हैं हम लोग यहीं पर ब्रेक। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन नए जोश और जुनून के साथ में। तो तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।